सो हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पावर आईएएस। आज हमने पावर आईएएस पे एक नया सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एनबीटी सीरीज। इसका नाम ही है नॉट बियॉन्ड दिस, मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं। आज के सीरीज में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन, राइट। तो आखिरकार में ये एनबीटी सीरीज हम क्यों कर रहे हैं? सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। एक्चुअली में यूपीएससी में ना कुछ थीम्स होते हैं, राइट। ये थीम्स ऐसे होते हैं ना जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है, इस साल या अगले साल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इकोनॉमी के थीम्स की बात करूं तो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ था कि इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन हो गया, जहां पे यूपीएससी हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। अगर हम इन्फ्लेशन से थोड़ा सा आगे जाएं तो बजट के ऊपर में क्वेश्चन आता ही आता है। या फिर अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देख रहे हैं, राइट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता ही आता है। अगर हम इकोनॉमी का थीम से हट करके पॉलिटी की तरफ में आए तो पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? तो गाइस पॉलिटी में जैसे आपका डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अमेंडमेंट्स हो गए। कौन कौन से अमेंडमेंट्स किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 368, राइट। इसके बाद से फंडामेंटल राइट्स हो गए या फिर पार्लियामेंट हो गए। तो ये वो टॉपिक्स है गाइस जहां से यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस हर दूसरे साल एक क्वेश्चन पूछती है। नॉट बियॉन्ड दिस, इस सीरीज को करने का रीजन ये है कि हम एक्चुअली में ऐसे जो थीम्स हैं जो इन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनको डिटेल में कवर करेंगे, और इस तरीके से कवर करेंगे कि इसके बाद आपसे यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन लगने लगेंगे। इसलिए इसका नाम हमने रखा है नॉट बियॉन्ड दिस, मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं। आज जो हमने अपना नॉट बियॉन्ड दिस एनबीटी सीरीज का जो टॉपिक चूज किया हुआ है गाइस, उस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन। तो पहले उस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन से रिलेटेड यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। 2021 में पूछा, मतलब अगर आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आता है, अगर आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, डाउनफॉल कर रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा ऐसा स्टेप लेगी जिसके कारण हम इकोनॉमी को सर्वाइव कर सके, बेटर कर सके। क्वेश्चन कब पूछा गया गाइस? 2021 में। 2021 में क्या चल रहा था? कोविड। कहने के लिए तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करेगा, दैट इज इन्फ्लेशन। कैसे? तो एक्चुअली में आपको पता होगा 2021 के आसपास में जब पूरी दुनिया में, स्पेशली इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में भी कोविड के कारण लॉकडाउन चल रहे थे, तो मार्केट डाउन चल रहा था, इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था, इकोनॉमी गिर रही थी। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए पैसा डाल रही थी, इन्वेस्टमेंट कर रही थी कि लोगों के पास में पैसा है, हम मेजर इन्वेस्टमेंट करें और इकोनॉमी बूम करे, राइट। उससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया। कहने के लिए करंट अफेयर है, लेकिन ये चेक करेगा आपका इन्फ्लेशन। कैसे? उसको अभी के बैच में हम कवर करेंगे। सो ऑल आई वांट इज गाइस कि ये एक्चुअली में लेक्चर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। आई डोंट थिंक किसी को इशू होगा, इसलिए आप इसको हैंड टू हैंड देखते चले, अपने नोट्स बनाते रहें, और आप मुझे 40 मिनट के आसपास टाइम दो। विद इन 40 मिनट्स आई मेक श्योर कि इन्फ्लेशन आपको इन डेप्थ कवरेज हो जाए, मतलब इन्फ्लेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका ना रुके, राइट। सो स्टार्टिंग विद द सेम थिंग, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। सो अभी क्वेश्चंस को लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को देखते हैं कि एक्चुअली में इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। तो अगर हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का कोर कॉन्सेप्ट, तो सबसे स्टार्टिंग में हम देखेंगे डेफिनेशंस इन्फ्लेशन को लेकर के। जनरल इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, राइट, किस तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, और एक्चुअली में ये जो टाइप्स इन्फ्लेशन के, इसको अगर हम थोड़े अलग पैरामीटर्स से देखें तो उनके कौन कौन से नए वेराइटीज, कौन कौन से नए टाइप्स सामने निकल के आते हैं। तो देखो, सब चीज सेकेंडरी है। सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा एक कोर कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली में इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन को हिंदी में आप क्या बोलते हो? महंगाई। नॉर्मल सी बात है, अगर सपोज करो आज के टाइम पे आप 100 रुपए में, राइट, 2 किलो 2 kg ऑनियंस या फिर प्याज खरीद रहे हो, राइट। अगर यही 100 रुपए की जगह अब आप 100 रुपए में 2 किलो की जगह 1 kg 1 किलो ऑनियन खरीदने लग गए, तो आप क्या बोलोगे? प्याज का दाम बढ़ गया, महंगाई आ गई। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मतलब चीजों के प्राइस में इंक्रीमेंट देखा गया, राइट। तो आपको इससे एक दूसरा इंप्लीकेशन क्या दिख रहा है? दूसरा इंप्लीकेशन आपको ये दिखेगा कि जब भी इन्फ्लेशन आता है, जब भी महंगाई आती है, उसमें क्या होता है ना कि आपके जो पैसा है, जो आपका रुपया है, उसका परचेजिंग पावर कम हो जाता है। इस वर्ड को थोड़ा अच्छे से समझना, परचेजिंग पावर। क्या होता है परचेजिंग पावर? परचेजिंग पावर का मतलब यह है कि पहले 100 रुपए में आप जिस क्वांटिटी में कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहे थे, अब उतने ही रुपए में उतने प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे। वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, मतलब परचेजिंग आपका कम हो गया, यानी कि उस पैसे का, उस 100 रुपए का खरीदने की जो शक्ति है
उस 100 रुपए की जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की शक्ति है, वो बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। महंगाई अगर आ रहा है, अगर चीजों का दाम बढ़ रहा है, तो उसी चीज को खरीदने का जो शक्ति है, उस पैसे का जो परचेजिंग पावर है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऑब्वियस सी बात है, घट रहा है। कैसे? पहले हम 100 रुपए में 2 किलो प्याज खरीदते थे, अब हम 100 रुपए में कितना खरीद पा रहे हैं? 1 किलो खरीद पा रहे हैं। यानी कि हमारा परचेजिंग पावर क्या हो रहा है? इरोड हो रहा है, कम हो रहा है। आई थिंक यहां तो कोई डाउट नहीं है। इट इज क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अ जनरल अबाउट इन्फ्लेशन। अब देखो इन्फ्लेशन ना, इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार में डिमांड और कॉस्ट, इन दोनों से इन्फ्लेशन कैसे ड्राइव होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आप सब अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? तो यू गाइज हैव लिमिटेड एक्सपेंडिचर। आपको पता है कि आपके पास में एक्सपेंडिचर बहुत लिमिटेड है, घर से पैसा आ रहा, आप उतना ही एक्सपेंडिचर कर रहे हो। बट डीप इनसाइड आपके मन में होगा कि मैं एक लैपटॉप खरीद लूं, मैं एक आईफोन खरीद लूं, मैं एक आईपैड खरीद लूं, ऐसी चीजें आपके मन में चल रही होंगी, राइट? बट अभी आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपके पास में पैसे नहीं है। नाउ लेट अस सपोज आपका एग्जाम निकल जाता है और आप सर्विस में आ जाते हो, और उस वक्त आप सर्विस के पैसे से अपने शौक पूरे करने लगते हो, इन चीजों को खरीदना स्टार्ट करते हो। तो यहां से क्या निकल के आएगा? तो यहां से ये निकल के आएगा कि आपके डिमांड के बढ़ने के कारण, वेरी नोटिस, प्लीज नोटिस दिस, आपके डिमांड, एक्चुअली आपके पास में ना पैसा आने के कारण आपका डिमांड बढ़ने लग गया, इसलिए इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक्चुअली हो क्या रहा है, सपोज करो मार्केट में 100 रुपए है, राइट? तो इस 100 रुपए में आप एक प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, राइट? एक आदमी के पास है। अब ये 100 रुपए 5 आदमी के पास आ गए। अब वो 5 आदमी अगर इस प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे तो इस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है घट रहा है? जाहिर सी बात है, इसका डिमांड बढ़ रहा है। तो इसका महंगाई आएगी या नहीं आएगी? ऑब्वियस सी बात है, उसमें इन्फ्लेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जॉब स्टार्ट किया और आपने एक फोन खरीदा, राइट? आप एक फोन खरीदने के लिए गए। नाउ ये फोन खरीदने के लिए सबके पास में पैसा आ गया, सबकी जॉब लग गई है। अब सारे लोग इस फोन को खरीदने जाएंगे तो इस फोन का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? जाहिर सी बात है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब डिमांड जो है वो आपके प्राइस को इंक्रीज कर रहा है। डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन लेकर के आ रहा है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अब देखो कॉस्ट के साइड से क्या था, कैसे होगा। तो अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में कौन सी चीजें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल लेबर, जाहिर सी बात है, आप अगर कहीं कंपनी डालोगे तो वहां पे लेबर होना ही चाहिए आपके पास में, या फिर लैंड, जमीन होना ही चाहिए आपके पास में, या फिर कैपिटल, है ना, पूंजी आपके पास होना चाहिए, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? बिजनेस आइडिया, मॉडल्स, ये सब चीजें अगर आपके पास में है ना, तभी आप प्रोडक्शन कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। अगर आपके पास में ये चीजें नहीं है तो क्या आप प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज सपोज करो अगर कहीं जाकर के आपके लेबर, जो आपके चार्जेस है, जो आप लेबर को पे कर रहे हो, अगर लेबर के चार्जेस बढ़ गए, लेबर के चार्जेस क्या हो गए गाइस? बढ़ गए। पहले सपोज करो 500 रुपए में पर डे एक लेबर काम कर रहा था, अब उस एरिया में उसी लेबर 500 की जगह अब वो 700 में काम कर रहा है। कितने में काम कर रहा है गाइस? 700 में कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसके प्राइस बढ़ने के कारण जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका प्राइस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉस्ट है उसने प्राइस इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण आपका इन्फ्लेशन, महंगाई आ गया। तो दो तरीके से हमने महंगाई पढ़ा, एक तो डिमांड के थ्रू और दूसरा कॉस्ट के थ्रू, राइट? अब एक इससे भी बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, इसके बाद से इन्फ्लेशन आपका क्लियर हो जाएगा। देखो इन्फ्लेशन बढ़ता कैसे है? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई तब बढ़ती है जब मार्केट में, इसको थोड़ा ध्यान रखना, जब मार्केट के अंदर में मनी सर्कुलेशन बढ़ता है। नाउ क्या मतलब है मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन बढ़ता है? इसका मतलब सिंपल सा है। सपोज करो आपकी जॉब नहीं लगी, राइट? आप सबके पास पैसा नहीं है तो आप चीजों को खरीदने नहीं जा रहे हो। कल आप सबके पास जॉब लग जाए, आप सबके पास पैसा आ जाए, आप सबके डिमांड्स बढ़ जाएंगे, आपके डिजायर्स बढ़ जाएंगे, आप चीजों को खरीदने लग जाओगे, तो उसका क्या होगा? डिमांड बढ़ने लग गया, सप्लाई कम है, तो उसमें इन्फ्लेशन आ गया। यानी कि अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, क्या है गाइस? अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो लोगों के डिमांड्स भी बढ़ेंगे। लोगों के डिमांड्स बढ़ेंगे यानी कि लोग एक चीज को खरीदने के लिए जाएंगे, यानी कि वहां पे क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। आई थिंक वी आर क्लियर ऑन दिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, हर आदमी के पास में पैसा है, तो हर आदमी कुछ ना कुछ खरीदने जाएगा। अगर वो खरीदने जाएगा तो उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, यानी कि उसका क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है। यहां तक क्लियर हम, राइट? तो अगर इस इन्फ्लेशन को हमें कम करना है तो क्या करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, अगर इन्फ्लेशन कम करना है तो आप एक काम करो, मार्केट से पैसा निकाल लो। अगर आपने मार्केट से पैसा निकाल लिया तो जाहिर सी बात है, लोगों के पास में उतना पैसा होगा नहीं कि वो चीज खरीदने जाएंगे, डिमांड उसका कम होने लगेगा, इन्फ्लेशन वहां पे बैलेंस हो जाएगा। आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों समझा है तो मैं इसका भी एक रीजन दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने एक रेपो रेट के बारे में सुना है?
बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपकी जो रिजर्व बैंक है, राइट, आरबीआई, ये बाकी बैंक्स को, कोई भी बैंक है उसको ना पैसा देती है, राइट, लोन दे रही है, पैसा दे रही है एक फिक्स रेट पे, राइट। तो वो जो रेट है उस रेट को क्या बोलते हैं हम, रेपो रेट। फॉर एग्जांपल आरबीआई है, इसने अपने बैंक्स को, जैसे एसबीआई हो गए या फिर पंजाब नेशनल बैंक, इस तरीके से बैंक्स को ना 6% के रेट पे पैसा दिया है। किसने? आरबीआई ने। तो क्या ये जो बैंक्स हैं ये कस्टमर्स को 6% से ज्यादा के रेट में पैसा देंगे या कम के रेट पे पैसा देंगे? जाहिर सी बात है ज्यादा पे देंगे। अब अगर ये कस्टमर्स को पैसा देंगे तो कितने पे देंगे? मिनिमम 8% पे देंगे। क्यों? क्योंकि बैंक्स तो बीच में पैसा कमाएगा। आरबीआई से उसने 6% पे पैसा लिया, अब वो कस्टमर्स को 8% पे देगा, बीच का 2% का वो मुनाफा कमा रहा है। ये बस एग्जाम्पल है, प्लीज डू नॉट प्रिसाइजली फोकस ऑन दी परसेंटेज, ये मैं एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूं। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सपोज करो अगर आरबीआई कल 6 की जगह 8% पे पैसा दे बैंक्स को, तो क्या बैंक्स अब 8% पे आपको पैसे देंगे? नहीं देंगे। वो कितने पे देंगे? 10% पे। तो ये जो रेपो रेट है ना, इस तरीके से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली में मार्केट से इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करता है। किस तरीके से कर रहा है? सपोज करो मार्केट में बहुत सारा पैसा है, राइट, और रिजर्व बैंक को मार्केट से पैसा निकालना है या फिर मार्केट में क्रेडिट फ्लो कम करना है, लोग जो उधारी ले रहे हैं उसको कम करना है बैंक्स के थ्रू, तो वो क्या करेगा? रेपो रेट बढ़ा देगा। अब वो बैंक्स को जो पहले 6% पे पैसा दे रहा था, अब कितने पे देगा? 8% पे देगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो बैंक्स है ये लोगों को पैसा कितने पे देंगे? 10% पे देंगे। तो अब लोगों को क्या समझ में आएगा कि अगर आप क्रेडिट ले रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, तो यहां पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा, राइट। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप बैंक्स में पैसा जाके सेव कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, तो यहां पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या लोग लोन लेंगे या फिर पैसा सेव करेंगे? अभी बताओ। जाहिर सी बात है कोई लोन नहीं लेगा। अगर सपोज करो 8% पे रेट, 8% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है और कल वही लोन 10% के इंटरेस्ट पे मिले, तो लोग क्या 8% वाले 10% पे लेंगे? नहीं लेंगे। वो वेट करेंगे कि कब वो लोन का रेट कम हो। इट इज क्लियर। तो रेपो रेट के बढ़ने से क्रेडिट हमारा मार्केट में कम हो गया, लोग लोन कम ले रहे हैं। इट इज क्लियर एवरीवन। वहीं ऑन दी अदर हैंड लोग पैसा सेव ज्यादा करेंगे। उनको ये लगेगा कि भाई 10% अगर अब सेविंग्स में मिल रहा है तो क्यों ना मैं जाके ज्यादा पैसा सेव कर लूं, पहले मेरे को 8% मिलता था अब तो 10% मिल रहा है। तो लोग लोन कम ले रहे प्लस सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट से पैसे को कम करती है या पैसे निकालती है। ये तो एक मेथड हो गया जो कि वो रेट्स के थ्रू करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा मेथड क्या है गाइस? तो दूसरा मेथड है, सपोज करो आरबीआई ने कल एक बॉन्ड जारी कर दिया मार्केट में, राइट। बॉन्ड होता क्या है? तो एक्चुअली में एक गारंटी पेपर है ये। आरबीआई ने सीधा बोल दिया कि काम करो, मार्केट में आप लोग मेरे को 5 करोड़ रुपए ला करके दो, राइट। ये 5 करोड़ रुपए के लिए मैं बॉन्ड जारी कर रहा हूं, मुझे 5 करोड़ रुपए दे दो और ये 5 करोड़ रुपए मैं आपको कुछ कुछ टाइम पे धीरे धीरे करके चुकाऊंगा। तो लोग बहुत सारे चले जाएंगे कि भाई आरबीआई ने बॉन्ड जारी किया या फिर गवर्नमेंट ने बॉन्ड जारी किया। गवर्नमेंट से ज्यादा सिक्योरिटी एजेंसी और कोई नहीं है, गवर्नमेंट से ज्यादा सिक्योरिटी कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। सब लोग चलेगा कि हाँ भाई गवर्नमेंट का बॉन्ड है, खरीद लो, ये तो हर हाल में गवर्नमेंट पैसा देगी ही देगी। तो अब क्या हुआ? इन्होंने बॉन्ड जारी किया और मार्केट से 5 करोड़ रुपए निकाल लिए। इट इज क्लियर। जैसे ही मार्केट से पैसा निकला वैसे ही लोगों के डिमांड्स कम हो गए। वैसे डिमांड्स कम होगा तो डिमांड के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो भी कम हो गया। इट इज क्लियर एवरीवन। तो दो तरीका मैंने आपको बताया जिस तरीके से आरबीआई एक्चुअली में मार्केट से पैसा निकाल सकती है या फिर मार्केट में पैसा डाल सकती है। एक मैंने आपको रेट्स के थ्रू बताया कि अगर वो अपने रेट्स बढ़ा दे, रेपो रेट बढ़ा दे, तो बैंक्स भी ज्यादा रेट पे लोगों को लोन देंगे, तो लोग लोन कम लेंगे और उल्टा लोग सेविंग्स ज्यादा करेंगे। क्यों करेंगे? पता है आपको, राइट। दूसरा, अगर बैंक को बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट से निकालना है तो क्या करेगा? उसने बॉन्ड जारी कर दिया, बोला कि मेरे को 5 करोड़ रुपए दे दो, मेरे को 15 करोड़ रुपए दे दो और ये मैं तुमको गारंटी पेपर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें हर महीने धीरे धीरे करके पैसे चुकाऊंगा। उसने मार्केट से एक बार में उतने पैसे निकाल लिए। जैसे ही मार्केट से पैसा निकला वैसे लोगों का डिमांड क्या हो गया? कम होने लग गया। डिमांड जैसे जैसे लोगों का कम होने लग गया वैसे वैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। इट इज क्लियर एवरीवन। नाउ दैट आप लोगों को बताना है मुझे कि आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, राइट। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, ये एक्चुअली में इन्फ्लेशन रेट को डिफाइन करती है कि हमारे पास में इन्फ्लेशन इंडिया में कितना होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल है, जिससे हमारा इकोनॉमी सही ट्रैक पे चलेगा ना। यू गाइस हैव टू टेल मी कि एमपीसी कमेटी के अंदर में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। इसमें कुछ लोग आरबीआई के होते हैं प्लस कुछ लोग इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। कितने लोग आरबीआई के होंगे, कितने लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे, और प्लस ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की कमेटी है, ये कितना इन्फ्लेशन रेट इंडिया की पॉजिटिव ग्रोथ के लिए
डिफाइन करती है। इट इज क्लियर एवरीवन? ये आपको मुझे बताना है। बाकी मुझे लगता है कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सुना दिया, तो एक क्विक रिवीजन कर रहा हूँ फटाफट ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। मैंने सबसे पहले बताया कि किस तरीके से डिमांड और किस तरीके से सप्लाई यानी कि कॉस्ट आपके इन्फ्लेशन को डिफाइन करता है। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो लोग की डिमांड बढ़ने लगेंगे, डिमांड बढ़ने लगे यानी लोग चाहेंगे कि अब मेरे को ये सामान खरीदना है, सब लोग सामान खरीदने चले जाएंगे, उसका डिमांड बढ़ गया तो उसमें इन्फ्लेशन आ गया, उसका रेट बढ़ गया। दूसरी तरफ अगर मैं सप्लाई चेन की बात करूं तो सपोज करो अगर लेबर के चार्जेस बढ़ गए या फिर जमीन की कीमत बढ़ गई या फिर पूंजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो आपका जो एंड प्रोडक्ट आएगा ये महंगा आएगा। तो अगर प्रोडक्ट ही महंगा आएगा तो इन्फ्लेशन आ गया उसके अंदर। तो मैंने बताया कि किस तरीके से दो वेरिएबल्स है जो इन्फ्लेशन को हिट करते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि इन्फ्लेशन मार्केट और मनी सप्लाई। अगर मार्केट में पैसा हमने ज्यादा डाल दिया है, ऑलवेज रिमेंबर मार्केट में पैसा ज्यादा डाल दिया है तो इन्फ्लेशन होगा या नहीं होगा? इन्फ्लेशन होगा। एंड एग्जैक्टली यही हुआ कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे क्या हुआ गाइस? हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही थी, मतलब हमारी इकोनॉमी गिर रही थी। क्यों गिर रही थी कोविड में इकोनॉमी? कोविड में इकोनॉमी के गिरने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि सब कुछ लॉकडाउन हो चुका है, कोई भी एक्टिविटी नहीं चल रहा है, हर जगह मार्केट जो है वो मंदा पड़ा हुआ है, कहीं भी धंधा नहीं हो रहा है। इट इज क्लियर। तो इकोनॉमी क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर रही है। अब उस टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इकोनॉमी को पंप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए पैसा डालना स्टार्ट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा डालना स्टार्ट कर दिया, गरीब लोगों के अकाउंट्स में पैसा भेजना स्टार्ट कर दिया, नए नए स्कीम्स स्टार्ट कर दिए कि लोगों तक पैसा आए और इकोनॉमी क्या हो, धीरे धीरे करके किक स्टार्ट हो, रिवाइव करे, इकोनॉमी ऊपर आए। तो अगर पैसा हम ज्यादा मार्केट में डालेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? लोगों के डिमांड्स बढ़ेंगे, तो डिमांड के कारण इन्फ्लेशन आएगा। इट इज क्लियर एवरीवन? तो हमने क्या देखा कि रिसेशन में अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो वहां से इन्फ्लेशन आता है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन? अगर इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन बोल रहा है कट इन टैक्स रेट। जो टैक्स रेट है ना वही कम कर दो, accompanied by इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, टैक्स का रेट कम कर दो। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया, मैंने अभी बताया अगर आपने ज्यादा पैसे पे लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया तो क्या लोग पैसा लेंगे? नहीं लेंगे। इट इज क्लियर? तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। अगर इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है तो आपको क्या करना है? उसमें पैसा डालना है ताकि इकोनॉमी सरप्लस करे, बूम करे। दूसरे पे आते हैं इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। एग्जैक्टली आप पब्लिक प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, खर्चा बढ़ाओ। अगर आप खर्चा बढ़ाने लगोगे तो इकोनॉमी रिकॉल करेगी, इकोनॉमी धीरे धीरे करके पंप करने लगेगी, इकोनॉमी बूस्ट करने लगेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्यों होगा? आई थिंक आप लोगों को भी क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वैसे? ओके, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बहुत सिंपल सा है, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अगर आपने मनी के सर्कुलेशन को कम कर दिया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा या नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा। मैंने यही तो बताया आपको, इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अगर आप पैसे का सर्कुलेशन बढ़ा रहे हो, अभी मैंने बताया इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, इकोनॉमी डिक्रीज कर रही है, आपने मार्केट में बहुत सारा पैसा डाल दिया। जैसे ही आपने मार्केट में बहुत सारा पैसा डाल दिया क्या होगा? लोगों के डिमांड्स बढ़ने लगेंगे, लोग चीजों को खरीदना स्टार्ट कर देंगे और इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसी का उल्टा अगर आपने मार्केट से मनी सर्कुलेशन को कम कर दिया, कैसे कम कर दिया? दो तरीका बताया, रेपो रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को ज्यादा रेट पे अगर पैसा देने लग गई तो बैंक्स भी ज्यादा रेट पे पैसा देंगी तो मार्केट में लोग क्रेडिट कम लेंगे, पहला। दूसरा, हमने बॉन्ड जारी कर दिया कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अभी 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसने क्या कर दिया? मार्केट में जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिया, उसने मार्केट से पैसा खींच लिया। अब वो जो 10 करोड़ रुपए जिन्होंने दिए हैं वो मार्केट से पैसा निकल गया तो अब लोगों के पास में पैसा कम जाएगा, उनके इंप्लॉइज को सैलरी भी कम जाएगी, राइट? तो ग्रोथ थोड़ा सा हैम्पर करेगा, लेकिन उससे क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। इट इज क्लियर? इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन भी लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट? इसमें से हम ऐसा क्या करेंगे जिसके कारण हमारा इन्फ्लेशन बहुत स्पीड में बढ़ेगा, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट दिखाएगा? तो पहला क्या बोल रहा है? रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, मतलब जो भी सरकार ने कर्ज लिया है उसको पे कर दो। तो आपने तो एक्सपेंडिचर कर दिया, पेमेंट कर दिया, राइट? दूसरा क्या बोल रहा है? बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। आपने बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए लोगों से पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब आप क्या कर रहे हो? बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, आप पैसा लोगों से ले रहे हो। अगर आप लोगों से पैसा ले रहे हो यानी कि मार्केट में पैसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा कैसे होगा? तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। तीसरा पे आ जाओ, बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। आपने बैंक से पैसा ले लिया ताकि आप बजट डेफिसिट को फाइनेंस कर सको। फिर वही बात है, आपने मनी वहां से निकालना स्टार्ट कर दिया। चौथा क्या बोल रहा है? क्रिएटिंग न्यू मनी
टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, आपके बजट के डेफिसिट, बजट में जो घोटाले चल रहे हैं उसको बराबर करने के लिए आपने ज्यादा पैसा छापना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है, आपने जैसे ही पैसा छापना शुरू कर दिया, क्रिएटिंग न्यू मनी, जैसे ही आपने नया पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया, वो पैसा कहाँ आएगा? मार्केट में आएगा। और वो पैसा जैसे ही मार्केट में आएगा तो लोगों का डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो उससे क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इन्फ्लेशन के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ये मैंने आपको एकदम नस बताया कि इन्फ्लेशन को पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है। सीधा आपको देखना है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है यानी कि लोगों के डिमांड्स बढ़ने वाले, यानी कि इन्फ्लेशन आने वाला है, पहला वन। दूसरा, आपको ये देखना है कि अगर कोई भी चीज जो प्रोडक्शन करने में लगी है वो महंगी हो गई, आपका सामान जो आपका रॉ मटेरियल मिल रहा है वो रॉ मटेरियल ही महंगा हो गया, लेबर जो आपके साथ काम कर रहा है वो लेबर अपनी तनख्वाह ज्यादा बढ़ा दिया, आपके जो कैपिटल है, पूंजी है, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि आपके ओवरऑल प्रोडक्शन में अगर ज्यादा पैसा लग रहा है तो वो चीज महंगी मिलेगी। इसको थोड़ा और सिंपल करता हूं, ये पेन बनाने में सपोज करो पहले 2 रुपए लगता था, क्योंकि ये जो प्लास्टिक अवेलेबल था वो हमें 50 पैसे में मिलता था। अब ये प्लास्टिक की क्वांटिटी नेचुरली कम हो गई है, तो अब ये प्लास्टिक हमें 1 रुपए में मिल रहा है, तो अब ये पेन 2 रुपए में बनेगा? नहीं बनेगा, अब ये 2.5 से 3 रुपए में बनेगा। तो क्या हुआ? चूंकि इसमें बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसके प्राइस बढ़ गए, राइट, तो सप्लाई चेन के बढ़ने के कारण इसका कॉस्ट भी बढ़ गया, इसका इन्फ्लेशन आ गया। तो हमने 2 तरीके से इन्फ्लेशन देखा। एक तो मैंने देखा था कि आप लोग फोन खरीदने जा रहे हो, सबकी सैलरी लग गई, सब एक फोन खरीदने जाओगे तो इस फोन का प्राइस बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका डिमांड बढ़ गया। और दूसरा मैंने क्या बताया? सप्लाई चेन के थ्रू अगर जो लैंड है, लेबर है, उनके चार्जेस बढ़ गए हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है आपको प्रोडक्शन करने में ज्यादा पैसा लगेगा, तो वहां से भी मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट, राइट? तो इसी चीज को हमने यहाँ पे कवर किया गाइस। अब आगे आते हैं, अब थोड़ा सा ना इसको डेफिनेशन के फॉर्म में करते हैं। मुझे लगता है हमने मेजर पार्ट कवर कर लिया, अभी फटाफट हो जाएगा। इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉजेज है? तो पहले मॉनेटरी कॉज है, मनी सप्लाई का ग्रोथ, मैंने बता दिया आपको, पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा जा रहा है, इन्फ्लेशन आते जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने नए नए प्रोजेक्ट्स डालना स्टार्ट कर दिया, मनी सप्लाई बढ़ दिया, तो लोगों के पास में पैसा ज्यादा आएगा, डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा। यहाँ क्लियर है? दूसरा, वेलोसिटी ऑफ मनी, पैसे की वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब पैसा बहुत ज्यादा रोटेट कर रहा है, राइट, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वहां से भी आपका इन्फ्लेशन आ रहा है। तीसरा, क्रेडिट एक्सपेंशन, मतलब आपने लोन देना, उधारी, क्रेडिट वाला काम ज्यादा कर दिया, तो इसको काउंटर करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको? रेपो रेट। याद आ रहा है कि आरबीआई ने क्या किया गाइस? आरबीआई जो पहले बैंक्स को लेट अस सपोज करो 6% रेट पे पैसा देती थी, अब आरबीआई उसी बैंक को 8% पे पैसा दे रही है। तो अब ये बैंक जो पहले लोगों को 8% पे लोन देता था, अब ये कितना पे देगा? 10% पे देगा, राइट। तो पहले लोन कितना पे मिल रहा था? 8% पे, अब कितना मिल रहा है? 10% पे। तो क्या आपका क्रेडिट एक्सपेंड हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्रेडिट कंट्रोल हो रहा है। तो क्रेडिट एक्सपेंड कैसे होगा? तो क्रेडिट एक्सपेंड इस तरीके से होगा कि इसका उल्टा काम कर दे, आरबीआई 6% की जगह 4% पे लोन देने लग जाए, तो अब बैंक्स क्या करेंगे? 6% पे लोगों को पैसा देने लग गए। तो अगर बैंक्स ने रेट कम, सस्ते दाम पे लोन देने लग जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा लोग दौड़ के जाएंगे, हमें लोन चाहिए, राइट, हमें लोन चाहिए, हमें ज्यादा पैसा चाहिए। अब वो पैसा आएगा तो वो घर बनाना स्टार्ट कर देंगे, गाड़ी खरीदना स्टार्ट कर देंगे, चीजों को फाइनेंस कराना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन आ गया, आपके डिमांड बूस्ट कर गया। तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा, आज आप आईपैड खरीदने जाओ, फोन खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, वहां पे फाइनेंस वाले पहले ही खड़े होते हैं कि हम आपका फाइनेंस कर देंगे। हमने पहले ही बैंक से पैसा ले लिया सस्ते दाम पे, नो कॉस्ट ईएमआई, आपको ईएमआई का एक पैसा नहीं देना, आपको इंटरेस्ट एक पैसा नहीं देना, बस आपको अपनी ईएमआई चुकानी है। तो इस सब तरीके से क्या हो रहा है? आपके डिमांड्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे भी इन्फ्लेशन ड्राइव होकर बढ़ रहा है, राइट। दूसरा एक मेजर रीजन पता है क्या है? कि कैपिटलिस्ट, जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लोग अपने नीड्स को नहीं फुल कर रहे हैं। नीड्स तो सबके फुलफिल हो चुके हैं, लोग यहाँ पे अपने डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं। मतलब आपको खाना मिल चुका है, आपके पास में घर है, आपके पास में कपड़े हैं पहनने के लिए, आपके पास बेसिक एजुकेशन के लिए भी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको आईफोन लेना है, आपको आईफोन का एक नया, अभी एकदम कुछ नया लॉन्च हो गया, वो 2 लाख का आ रहा है, हमको लेना है। क्यों? क्योंकि मेरा डिजायर है कि मेरे पास ये होना चाहिए, हम गैजेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हमारा डिमांड जो बढ़ रहा है, राइट, कैपिटलिज्म के कारण में, इस डिमांड के कारण भी हमारा क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब उस इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मार्केट से पैसा निकालना स्टार्ट कर देगी। आपके पास उतनी सैलरी नहीं होगी, आपके पास उतना पैसा ही नहीं होगा कि आप वो कुछ चीज को जाके खरीद पाओ, तो वहां पे इन्फ्लेशन हम कट डाउन करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ना इकोनॉमी के लिए अच्छा है या ये घटना इकोनॉमी के लिए अच्छा है? याद रखना, अगर इन्फ्लेशन आपका 6% के ऊपर जा रहा है
तो वो इकोनॉमी के लिए नुकसान करेगा। प्लस अगर आपका इन्फ्लेशन 4% के नीचे जा रहा है तो वो भी आपकी इकोनॉमी के लिए क्या करेगा, नुकसान करेगा। यानी कि इन्फ्लेशन आपके 4 से 6% के बीच में होना चाहिए। एमपीसी कमेटी का रिपोर्ट जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, राइट। तो यहाँ पे हमने गाइस इन्फ्लेशन को बहुत बेसिक डिटेल में कवर कर लिया। इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, इसके कुछ नेगेटिव साइड्स हैं। पॉजिटिव साइड्स में क्या है, डेट बर्डन रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो आपने 2020 में किसी से 5 लाख रुपए उधार लिया, राइट। उस वक्त में ना इन्फ्लेशन 6% था, राइट। अब 2024 में जब आप उस 5 लाख को चुका रहे हो, आप उस 5 लाख को क्या कर रहे हो, चुका रहे हो, इस वक्त इन्फ्लेशन कितना है, 8% है। यानी कि 2020 में इस 5 लाख रुपए से सपोज करो अगर आप एक कार खरीद पा रहे थे, तो आज 2024 में इस 5 लाख रुपए से आप वो कार नहीं खरीद पाओगे। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण हो सकता है वो कार आप 5.5 लाख में मिले, 5,20,000 में मिले। तो क्या हुआ, जिस वक्त आपने पैसा लिया था उस वक्त उस पैसे की वैल्यू ज्यादा थी, और जब आप वो पैसा चुका रहे हो तो उस वक्त उस पैसे की वैल्यू कम हो गई। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया। मैंने सबसे पहले बताया कि 100 रुपए में 2 किलो प्याज खरीद रहे हैं, 100 रुपए में 1 किलो खरीद रहे हैं, तो आपके जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी या घट गई, कम हो गई, घट गया। एग्जैक्टली उसी कारण यहां पे हमने क्या देखा, डेट बर्डन रिडक्शन। मतलब जब आपने उधार लिया था उस वक्त जितना बर्डन था अब वो बर्डन कम हो गया। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट के कारण। शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक स्टिमुलस, जैसे कोविड के टाइम पे था, इकोनॉमिक रिसेशन में जा रही है, फटाफट पैसा डाल दो कि शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी ट्रिगर करके ऊपर आ जाए, इकोनॉमी बूम कर जाए, इकोनॉमी बढ़ जाए। शॉर्ट टर्म में क्रेडिट देने से हमारा इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, इकोनॉमी बूम कर जाती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो फिर जो पैसा है उसका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। देखो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैसे का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, हम उससे कम प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, हमारा डिमांड बढ़ रहा है, हमारे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं। तो ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ना क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी थीम पे ना यूपीएससी के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। मेंस में तो आपको बस डायमेंशंस हिट करना है, कोर कॉन्सेप्ट यही है, मतलब पूरी कहानी का नस यही है। इट इज क्लियर। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, जाहिर सी बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो रियल एस्टेट में तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट दिखेगा। अगर मैं नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहला मैंने क्या बताया आपको, परचेजिंग पावर इरोजन। जो आप 100 किलो में पहले 2 किलो प्याज खरीदते थे 100 रुपए में, अब वो 100 रुपए में आप 1 किलो खरीद रहे हो, तो आपका परचेजिंग पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरा क्या है, सेविंग डिसइंसेंटिवाइज। मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपको ज्यादा रेट में पैसा मिल रहा है बैंक से, पहले आपको बैंक्स 8% के रेट में पैसा देती थी, अब आपको बैंक्स 10% के रेट में पैसा दे रही है, तो क्या आप पैसा बैंक से लोगे, उधार लोगे, नहीं लोगे। उल्टा आप क्या करोगे, सेविंग करोगे कि भाई पहले मेरे को 8% मिलता था सेविंग्स करने पे, अब मेरे को 10% मिल रहा है, राइट। तो आपका पॉजिटिव क्या हुआ, सेविंग्स बढ़ने लग गई। नेगेटिव क्या हुआ, लोन्स कम लोग लेने लग गए। इट इज क्लियर एवरीवन। डेट बर्डन रिडक्शन, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक स्टिमुलस, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ये सब के सब आपके पॉजिटिव है। नेगेटिव में हमने क्या देखा कि परचेजिंग पावर बढ़ गया, सेविंग डिसइन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम अर्न हार्डशिप्स, और एक है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इंपैक्ट। सेम बात है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव इंपैक्ट देखो या फिर फिक्स्ड इनकम अर्नर्स हार्डशिप देखो, तो वहां पे वही है कि अगर किसी की इनकम फिक्स है, सपोज करो अगर आपकी 40,000 रुपए इनकम है और ये इनकम आपको 2020 में मिलती थी, राइट, और अगर ये इनकम आपको 2024 में मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये फिक्स इनकम पे आपको लॉस हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट हर साल क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट सर्विसेज में होते हैं या फिर कॉर्पोरेट्स में, उनको क्या होता है, उनके अलाउंसेस मिलते हैं, ताकि इन्फ्लेशन के अलाउंसेस मिलते हैं, महंगाई भत्ता मिलता है उनको, राइट, ताकि हम उनके फिक्स सैलरी से ये जो हार्डशिप है इसको कम कर सकें। क्योंकि आपको जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो आपके पैसे की खरीदने की शक्ति कम हो रही है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है उसमें आप कम चले जाओगे। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपका पैसा अगर ज्यादा महंगा है तो कम सामान खरीदेगा, दूसरे का पैसा कम महंगा है तो वो ज्यादा सामान खरीदेगा, जो हमने अभी इन्फ्लेशन में कवर किया। बस वही कोर कॉन्सेप्ट है। ये पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करोगे मेंस के आंसर राइटिंग करने में, इनको एक्सप्लेन करोगे, एक दो एग्जांपल्स के साथ बताओगे, क्लियर हो जाएगा, और इसी कोर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप प्रीलिम्स के ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। सो दिस वाज द वेरी 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 बेसिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द इन्फ्लेशन। अब आपको मुझे एक चीज और बताना है, जो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्या है। तो आपको दो चीज बताना है, एक तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई, और दूसरा कौन सी कमेटी, आरबीआई की जो एक कमेटी है, मॉनेटरी कमेटी, जो इन्फ्लेशन रेट को डिसाइड करती है, कितने मेंबर्स होते हैं और क्या इसका कोर है। दिस इज समथिंग यू हैव टू टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ऑल्सो रिमेंबर गाइस,
इस टॉपिक के ऊपर मैं अपने ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पावर आईएएस पे क्वेश्चन पूछूंगा प्रीलिम्स और मेंस का। सो आई वांट कि आप इसके ऊपर में इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके उसका आंसर जरूर लिखें। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियस तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं, एंड लेट मी टेल यू इट इज गिविंग मी अ गुड बूम कि मेरे आंसर्स, मेरे लेक्चर्स इतनी बड़ी इंपैक्ट डाल रही है। 300 लोग है, छोटी सी कम्युनिटी है मेरे पास टेलीग्राम पे। उस पे पहले दिन ना 6 लोगों ने आंसर किया था, दूसरे दिन लगभग 20 से ज्यादा लोगों ने आंसर किया। तो लुकिंग एट द ग्रेविटी, जिस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, मैं नहीं चाह रहा कि मेरे पास 500,000 लोग आंसर लिखे, शायद मेरी उतनी क्षमता अभी नहीं है, राइट। लेकिन हाँ, ये जो 6 लोग लिख रहे हैं, ये जो 20 लोग लिख रहे हैं, कल ये जो 20 के साथ जो 40 लोग लिखेंगे, इनको मैं मैनेज कर सकता हूँ, इतनी मेरी क्षमता है। तो आई जस्ट वांट कि जितनी मेरी कैपेसिटी है, आप इन आंसर्स को यूज कर सकते हो, अपने आंसर्स में लिख सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करके, और उसको मैं इवेल्युएट करके आपको अपने ग्रुप जो चैनल है पावर आईएएस उस पर शेयर कर दूंगा, राइट। हमने कोर कॉन्सेप्ट गाइस समझ लिया। अब फटाफट देख लेते हैं जनरल इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जो मैंने बताया था आपको सरल भाषा में, अब आपको डेफिनेशंस में। It refers to the overall increase in public prices across a broad spectrum of goods and services in an economy। वही बात है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, प्राइसेस इंक्रीज कर गया, ओवरऑल इंक्रीमेंट हमने देखा प्राइसेस में। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, राइट। अब आपको मुझे बताना है सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इसमें क्या डिफरेंसेस है। मैंने एक और चीज आपको बताया कि इन्फ्लेशन इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया एग्जांपल के साथ में, बहुत रिलेशंस के साथ में एक्सप्लेन किया किस तरीके से इंक्रीज आपका जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, राइट। दूसरा मैंने यहाँ पे बताया आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड के कारण कैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है, जब आपका डिमांड इकोनॉमी में किसी भी चीज का उसके सप्लाई से बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अब ये फोन, इसकी सप्लाई है कि ये कंपनी 500 फोन ही मार्केट में ला सकती है, लेकिन चूंकि आप लोगों के पास में इतना पैसा आ गया कि 5000 लोग पहुंच गए कि मुझे ये फोन खरीदना है, तो क्या हुआ, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, इसको क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब डिमांड इतना बढ़ गया है कि जाहिर सी बात है कि अगर ये फोन कल 5000 का मिलता होगा तो कंपनी अब क्या कहेगी, अब 6000 पे बेचते हैं, देखते हैं कितने लोग खरीदेंगे। तो डिमांड के बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया। सब मैंने कवर करा दिया गाइस, ये बस टेक्स्ट के फॉर्म में। वन मोर थिंग, ये पीपीटी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बस आप इसको रीड कर लेना। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसका कोर कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस एक दिखाने के लिए कि हाँ ये कवर हो चुका है, जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन में इसको रीड कर रहा हूँ, राइट। इकोनॉमी ग्रोथ, आपको जाहिर सी बात है कि अगर इंक्रीज करोगे, इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लीड्स टू हायर स्पेंडिंग। ज्यादा अगर आप स्पेंडिंग कर रहे हो तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, राइट। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसीज कैन बूस्ट डिमांड। ये सब मैंने बता दिया है कि अगर आप बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज लेकर के आ रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में डाल रहे हो, तो उससे लोगों का डिमांड बढ़ेगा, राइट। ये सब हमने क्लासेस में कवर कर दिया। आई जस्ट वांट कि यू शुड रीड दिस स्लाइड्स ताकि आपकी चीजें क्लियर होती रहें। एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वही बात जो मैंने बताया था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइजेस फ्रॉम अ डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ गाइस, ड्यू टू राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। उसको बनाने में जो पैसा लग रहा था वो ज्यादा लग रहा है, इसलिए उसका क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा प्राइस बढ़ गया है। उसको बनाने में ज्यादा पैसा लग रहा था, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो भी अब महंगा आया, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो एक हमने पढ़ा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एक हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, राइट। तो उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें एक बार आपको देख लेना। Unlike demand pull inflation, which is driven by increased demand, cost push inflation result from constraint on supply। ये मैंने आपको पहले बता दिया, किसी चीज को बनाने में सप्लाई चेन में अगर इश्यू आ रहा है तो उसके कारण कौन सा इन्फ्लेशन हम देखेंगे, तो उसके कारण हम देखेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसका कॉस्ट बढ़ गया, लेबर के चार्जेस बढ़ गए, जमीन का दाम बढ़ गया, राइट। बिजनेस मॉडल आइडियाज पे हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, पूंजी बनाने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जैसे मैंने बताया, ये पेन को खरीदने में पहले 2 रुपए लगता था, अब ये 3 में बिकेगा। क्यों, क्योंकि पहले 8 आने में 50 पैसे में इसका प्लास्टिक मिलता था, अब 1 रुपए में मिल रहा है, राइट। तो इसका कारण क्या हुआ, पूरा का पूरा कॉस्ट बढ़ गया। लेकिन डिमांड वाले में उल्टा है, डिमांड वाले में क्या है, आप सबके पास पैसा आ गया, आप सब चाहोगे कि मैं कुछ ना कुछ खरीदूं, आप खरीदने के लिए मार्केट में गए, आप सबने एक फोन को खरीदने के लिए इतना ना पैसा देना स्टार्ट कर दिया कि कंपनी का प्रोडक्शन कम है, राइट, और इसका डिमांड बढ़ गया, तो कंपनी अब ज्यादा दाम पे बेच रही है। तो आई थिंक आई हैव रिपीटेड दिस सेवरल टाइम्स ताकि आपको भी याद हो जाए, राइट गाइस। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट हैव टू रीड इट। हाँ, अब फटाफट देखो स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, राइट। इसको बस खत्म करूंगा ना, फिर खत्म हो गया। फ्लिपेंस कर्व, फ्लिपेंस कर्व क्या बोलता है, फ्लिपेंस कर्व ये कहता है कि सपोज करो आपका इन्फ्लेशन क्या बढ़ रहा है गाइस, अगर आपका इन्फ्लेशन जो है मतलब मार्केट में पैसा अगर बढ़ रहा है तो आपके देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटेगा,
जाहिर सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, आप सब लोग अभी बेरोजगार बैठे हो, आप सबके पास में पैसे उतने नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा चीज नहीं खरीद रहे हो, राइट। लेकिन कल आप सबकी जॉब लग जाए, आप सबकी जैसे ही जॉब लगेगी आप मार्केट में जाओगे और दबा के चीजें खरीदना स्टार्ट कर दोगे। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे आपका जॉब लगा, मतलब जैसे आप इंप्लॉयड हुए, राइट, जैसे जैसे आप इंप्लॉयमेंट आपको मिला, जैसे जैसे आपको पैसा मिलना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे मार्केट में भी पैसा बढ़ गया। उसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया, राइट। तो मैं इससे एक चीज बता सकता हूं, मैं इससे क्या बोल सकता हूं कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो महंगाई है, राइट, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने यहां पे क्या बताया कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर देश में महंगाई बढ़ते जा रही है, लिसन दिस वेरी केयरफुली गाइस, अगर देश में महंगाई बढ़ती जा रही है तो बेरोजगारी क्या होगा, घटती जाएगी, यानी कि लोग रोजगार हो रहे हैं। यही चीज मैंने बताया, अगर आप सबके पास में जॉब हो गया तो आप सब जाओगे मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदने लग जाओगे। यानी क्या हुआ, जैसे जैसे आपने चीजों को खरीदना स्टार्ट कर दिया वहां पे इन्फ्लेशन आ गया। यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है या फिर लोग, यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो लोग रोजगार हो रहे हैं, राइट। यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो कम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इट इज क्लियर। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। यही चीज को कहते हैं फ्लिपेंस कर्व। क्या बोलेंगे इसको, फ्लिपेंस कर्व। यानी कि सपोज करो आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये जो ग्राफ है ये आपका इन्फ्लेशन है और ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट है। अब आप देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। अब देखो आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है। अगर आपका इन्फ्लेशन 40 है, राइट, तो बेरोजगारी कितना है, 10। यानी कि अगर पैसा मार्केट में ज्यादा है, राइट, तो लोग कम बेरोजगार है, यानी कि ज्यादा लोग क्या है, रोजगार है, राइट। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ देखोगे, जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अगर 40 है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो इसके पैरेलल पे देखो इन्फ्लेशन भी कम हो गया। यानी कि अगर बेरोजगार लोग ज्यादा हैं तो जाहिर सी बात है महंगाई भी नहीं होगी। क्यों महंगाई नहीं होगी, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है कि वो जाके चीजों को खरीदें कि महंगाई आए। इट इज क्लियर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्लिपेंस कर्व कहते हैं, राइट, जो हमने अभी तक डिस्कस किया था। अब मैं बता क्यों रहा था, इसको बताने का रीजन है एक उल्टा कंडीशन, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन जहां पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, राइट। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है। हमने भी क्या पढ़ा कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो बेरोजगारी क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक उल्टा सिचुएशन है, बहुत रेयर होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और आपका इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है, महंगाई भी बहुत ज्यादा है। ये तो उल्टा हो गया सर, हम तो अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि अगर आपकी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, राइट, अगर आपका बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यानी कि लोगों के पास में पैसा नहीं है कि वो खर्च करे, तो आपका इन्फ्लेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रहा है प्लस इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ये जो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक रेयर कंडीशन होता है। ये कब हुआ था, 1970s में, ऑयल क्राइसिस के टाइम पे। ये क्यों होता है, इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल इशू आ गया, कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आ गया, कॉस्ट के साइड से डिमांड बढ़ गया, अचानक से आपका सप्लाई कम हो गया, ऐसा कुछ रेयर सिचुएशन आया तो इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन आता है। तो स्टैगफ्लेशन जो है वो फ्लिपेंस कर्व की थ्योरी को अपोज करता है, क्योंकि फ्लिपेंस कर्व क्या बोल रहा था कि अगर आप लोग रोजगार हैं, आप सबके पास में जॉब है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है यानी कि बेरोजगारी कम है, राइट। इसने क्या बोला कि इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, बेरोजगारी भी ज्यादा है और ग्रोथ रुका हुआ है, राइट। इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसको बस ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सिचुएशन है। प्रीलिम्स में बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है, 2020 के प्रीलिम्स में भी स्टैगफ्लेशन से क्वेश्चन था। ये मैंने बताया 1917 में ऑयल क्राइसिस के टाइम पे देखा गया। अब देखो हाइपर इन्फ्लेशन, इसके नाम पे ही दिख रहा है हाइपर। हाइपर मतलब कुछ बहुत ज्यादा। अगर आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या होगा, अगर आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो 50% से भी ज्यादा जा रहा है, बहुत स्पीड में इंक्रीज कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसा कब होता है गाइस, ऐसा तब होता है जब गवर्नमेंट जानबूझ के नए पैसे छापना स्टार्ट करती है। अभी बहुत लोग कह रहे थे कि अंबानी जी की शादी थी तो अंबानी अपने बेटे की शादी में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो क्यों ना वो 1-1 करोड़ सब लोग को दे दें। अगर वो सब लोग को 1-1 करोड़ दे देंगे तो पता है क्या होगा, आप सब इतना ना डिमांड बढ़ा दोगे, हर आदमी एक चीज को खरीदने के लिए चला जाएगा रोड पे कि एक दूध का पैकेट जो 20 रुपए का आ रहा है ना, हो सकता है वो 1 लाख का मिलना स्टार्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि अब हर आदमी दूध खरीदने चला जाएगा। उतना दूध का प्रोडक्शन ही नहीं है जितना सप्लाई आप बढ़ा दोगे, मतलब जितना आप डिमांड बढ़ा दोगे उतना वो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसा निकाला जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल कि अंबानी जी अब सबको 1-1 करोड़ दे दे। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट।
डिफ्लेशन, देखो डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन दोनों में फर्क है। डिसइंफ्लेशन मतलब क्या होता है ना कि रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। मतलब क्या है कि आपका इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ रहा था, राइट। तो डिसइंफ्लेशन का मतलब है कि वो इन्फ्लेशन जो था ना वो धीरे धीरे करके घट रहा है, लेकिन अभी भी वो जीरो से ऊपर है, पॉजिटिव है। लेकिन डिफ्लेशन क्या होता है कि आपका जो इन्फ्लेशन था वो एकदम से नेगेटिव हो गया, अब वो जीरो के भी नीचे आ गया। मतलब अगर सपोज करो डिफ्लेशन आ रहा है, वो भी इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। कभी भी अगर इन्फ्लेशन जीरो के नीचे जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो वो इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन एक अच्छा प्रोसेस है। अगर मार्केट में सपोज करो 10% इन्फ्लेशन, 10% महंगाई दर आ गई है, तो सरकार कोशिश करती है कि हम 10% को कितना कर दें, 6% कर दे। तो अगर ये 10% को 6% कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डिसइन्फ्लेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर 10% को हम 0% या -2% नेगेटिव लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिफ्लेशन होगा। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मार्केट में डिफ्लेशन भी ना आए, मार्केट में इन्फ्लेशन भी ना आए, और हाइपर इन्फ्लेशन तो कभी ना आए, राइट। यही तरीका है, मेजरमेंट मेथड है, राइट। इसी तरीके से हम चीजों को मेजर करते हैं इकोनॉमी में। अगर हम स्पीड के बेसिस पे देखें कि किस तरीके से पैसा, कितने स्पीड में पैसा का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस बेसिस पे भी इन्फ्लेशन को मेजर किया गया है। तो पहला वाला जो हमने मेथड देखा था वो किस बेसिस पे था, वो एक्चुअली में एक जेन्युइन मेथड था जो हम ओवरऑल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते थे। लेकिन अगर हम ये देखें कि पैसा कितने स्पीड में मूव कर रहा है, तो ये भी कुछ इन्फ्लेशन के छोटे मोटे टाइप्स है, बहुत बेसिक्स है, इसको कुछ समझाना नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें होता क्या है, ये हम टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, पैसा कितने रफ्तार में मूव कर रहा है उसके बेसिस पे। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, नाम पे क्या दिख रहा है, क्रीपिंग, कोई रेंग रहा है धीरे धीरे। मतलब अगर इन्फ्लेशन 1% से 3% के बीच में हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट्स कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन, नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, राइट। उसके क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, राइट। ओके उसके बाद से क्या है, दिस इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन मतलब वो वॉक कर रहा है, वो क्रीप नहीं कर रहा है। क्रीपिंग मतलब रेंगना, वॉकिंग मतलब चलना, टहलना। अब वो क्या हो रहा है, 3 से 10% के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इन्फ्लेशन का रेट है। अगर इसके बीच में इन्फ्लेशन स्पीड में जा रहा है, मनी सर्कुलेशन चल रहा है, तो वो एक्चुअली में पॉलिसी मेकर्स के लिए अच्छा होता है, आसान होता है। सो दिस इज अ गुड थिंग। इसके कंसर्न्स क्या है, इसको आप देख सकते हैं। और एक है रनिंग इन्फ्लेशन, अचानक से आपके हाथ से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, 10% से सीधा 20% चला गया। अब कहीं डर है कि कहीं 20% 50 ना हो जाए, हाइपर इन्फ्लेशन ना बन जाए, दैट इज कॉल्ड रनिंग। मतलब क्रीपिंग मतलब 3% के कम, वॉकिंग मतलब 3 से 10%, रनिंग मतलब 20%। आपको वर्ड्स नहीं पता चल जाएगा कि कौन सा है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में प्रीलिम्स में ये टाइप पूछ दे और परसेंटेज पूछ दे तो आप कंफ्यूज ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था जो मैंने आपको इससे पहले बताया, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को तो दिमाग में बैठा लेना कि फिलिपींस कर्व के अपोजिट है। वो फिलिपींस कर्व की थ्योरी को अगेंस्ट मानता है। वो बोलता है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है प्लस महंगाई भी बढ़ रही है और ग्रोथ रुका हुआ है। जबकि फिलिपींस कर्व क्या बोल रहा था कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो महंगाई कम होगी। क्यों? क्योंकि लोग बेरोजगार है, पैसा ही नहीं है कि वो कुछ खरीदे, तो जाहिर सी बात है महंगाई जमीन के अंदर है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। उसी चीज को लिखा हुआ है। और ये है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन आपका 20% को भी एक्सीड कर गया। गैलोपिंग इन्फ्लेशन बहुत तेजी से जा रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। ये मैंने आपको बता दिया। तो जस्ट रीड दी स्लाइड्स, देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट। हाँ, एक हाइपर इन्फ्लेशन मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। अगर 50% के ऊपर जा रहा है पर मंथ तो वो हाइपर इन्फ्लेशन है। क्या क्या दिक्कत होगा ये सब आपको पता है। पैसे का डिवैल्यूएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, पैसा नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब कुछ इसके नेगेटिव्स हैं। कॉजेज मैंने आपको बता दिया गाइस। मॉनेटरी कॉजेज में क्या है, मनी सप्लाई का ग्रोथ। मैंने स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट किया था लेक्चर। पैसा बहुत ज्यादा अगर है तो राइट, मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो उससे इश्यूज हो सकते हैं। और इन चीजों को हमने कवर कर लिया। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी हो सकती है, तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट को मैनेज कर सकते हैं, रेपो रेट के थ्रू, इंटरेस्ट रेट के थ्रू अगर मैनेज करें तो इकोनॉमी में हम बैलेंस ला सकते हैं। वही चीज लिखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि पैसा कितने स्पीड में सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में। जितना स्पीड में सर्कुलेट होगा उतने इन्फ्लेशन आने के चांसेस होते हैं, राइट। इन सब चीज को हमने डिस्कस कर लिया। क्रेडिट एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया। अगर कम दाम पे आपको लोन मिलेगा तो आप लोन लोगे या नहीं लोगे, जाहिर सी बात है लोगे। नो कॉस्ट ईएमआई में कोई अच्छी चीज मिलेगी तो आप खरीद लोगे कि भाई इसकी ईएमआई तो मुझे मतलब इंटरेस्ट तो देना ही नहीं है, धीरे धीरे करके पे करूंगा, राइट। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया। ऑल यू गाइज नीड टू डू इज कि एक बार आप इसको जाकर के बस रीड करना, एंड आई थिंक थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्लियर, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द इकोनॉमिक सेशन ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने इन्फ्लेशन को बहुत बेसिक से एक एडवांस लेवल तक पहुंचाया। मनी सर्कुलेशन, मनी सप्लाई, डिमांड, कॉस्ट, प्रोडक्शन, इन सब के बीच में इन्फ्लेशन को रखा। स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, इन सबको साथ में समझा दिया है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं
कॉन्सेप्ट यही है राइट, जो मैंने आपको हिंदी में समझाया। बस उसका की टर्म का मतलब देख लेना कि डिसइंफ्लेशन का मतलब हिंदी में क्या है, डिफ्लेशन का हिंदी क्या है, बाकी कोर कॉन्सेप्ट यही है। इसी कोर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम प्रीलिम्स और मेंस के कुछ क्वेश्चन है जो अपने चैनल पावर आईएएस पे डिस्कस करेंगे। सो आई जस्ट वांट यू गाइस कि आप इसको फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, कल के सेशन में हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड एनसीईआरटी सीरीज हमारी कंटिन्यूअसली चल रही है, सो यू कैन वॉच दिस वीडियोस ऑफ एनसीईआरटीज ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्डअप होते रहे। सो विद दिस आई थिंक वी आर डन विद इन्फ्लेशन। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, मैं उसका आपको ग्रुप में रिप्लाई कर दूंगा। सो आई थिंक दिस इज एंड फॉर द लेक्चर। सो सी यू सून गाइस विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी सीरीज। टिल देन रिवाइज, रीरीड एंड प्रैक्टिस इफ यू वांट टू क्लियर एग्जाम्स राइट। और एक और इंपॉर्टेंट एडवाइस, स्टेट पीसीएस को भी सीरियसली अटेम्प्ट करो, अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं यूपीएससी के साथ। इन कॉन्सेप्ट से स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन बहुत स्मूथली निकलेंगे राइट। बाकी अगले लेक्चर्स में आपको बताते रहूंगा कैसे करना है। चलो टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक, थैंक यू।